Dear students, myself Dr. Rani Jindal, working as Assistant Professor in Government PG College for Women Sector 14, Panchkula. Today we start BSc second semester in Organic Chemistry, first chapter. The topic of today's discussion is hydrogen bonding and van der Waals forces. The contents of today's discussion is introduction of hydrogen bonding, comparison of hydrogen and covalent bonding, cause and conditions of hydrogen bonding, example of hydrogen bonded compounds, characteristics of hydrogen bonding, types of hydrogen bonding, van der Waals forces. We discuss one by one. First is intermolecular forces. The forces which act between molecules are quite weak in comparison to ionic and covalent bonds. जो आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. बट जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और इसी से हमारे पास जो है सॉलिड और लिक्विड फेजेस बनते हैं. तो वो कौन सी फोर्सेस हैं? नंबर 1 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड है van der Waals फोर्सेस. फर्स्ट वन इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम act as a bridge between two molecules holding one molecule by a covalent bond and other by hydrogen bond. The hydrogen bond is represented by dotted line and while the covalent bond is represented by thick line. तो यहाँ पे दिखाया हुआ है HF और दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है. एक तो HF के बीच में जो बॉन्ड है थिक लाइन है वो कोवलेंट बॉन्ड है और जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. फिर है कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन द कोवलेंट बॉन्ड से और जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 10 to 40 किलो जूल पर मोल होती है. बट जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 400 किलो जूल पर मोल होती है. दूसरा लेंथ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड. जैसे हमारे पास दिखाया हुआ है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है 102 पिकोमीटर है वाइल जो हाइड्रोजन बॉन्ड है फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 155 पिकोमीटर है. मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है देन कोवलेंट बॉन्ड से, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ जो है कम है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड. दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लार्जर होती है देन द कोवलेंट बॉन्ड. फिर उसके बाद है कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जैसे हमारे पास हो गए फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. मतलब जैसे ही हमारा जो हाइड्रोजन है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो उसके उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट मीन्स उस मॉलिक्यूल में क्या जनरेट हो जाएगा? पोलर चार्ज, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, मीन्स पोल्स बन जाएंगे. अब वो वाला जो पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल में भी उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा. इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड. तो मेन रीज़न क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. देन है कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हमें
क्या क्या कंडीशन चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? एक तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, ठीक है। वही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पोलैरिटी क्रिएट करेगा। दूसरा, उस एटम का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसका साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? अट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और उतनी ज़्यादा उसकी पोलैरिटी होगी, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं अमोनिया और HCl में, तो अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट जो HCl मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी नहीं शो करता। इसका रीज़न क्या है कि देखो, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 3, बट जो क्लोरीन है वो बिगर इन साइज़ है, नाइट्रोजन जो है स्मॉलर इन साइज़ है, इसलिए उसमें जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो अमोनिया में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। तो फर्स्ट वन है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है सॉलिड स्टेट में जिगजैग चेन बनाता है एंड एसोसिएट होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसमें जो n नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, ठीक है। और लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो चेन्स होती हैं लीनियर होती हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में जो चेन्स होती हैं वो जिगजैग होती हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो चेन होती हैं वो लीनियर होती हैं। नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर में हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या है? 2 इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इन एडिशन टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मीन्स इसमें जो ऑक्सीजन है इट इज़ टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। 2 इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, 2 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। उसके बाद है अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया में हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम है वो बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स में। ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of nitrogen and hydrogen, each hydrogen acquires positive charge, and thus in the one molecule there is a 1 negative side and 3 positive side। इसमें क्या है? 1 नेगेटिव साइड, नाइट्रोजन जो नेगेटिव है वो 1 है और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो 3 है। सो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एसोसिएट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसोसिएशन, कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल में तो 2 या 3 ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या है वो एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो मोनोपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एसोसिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ये भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के बीच में। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल एंड अमोनिया के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। नेक्स्ट है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जब कभी आपके मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है तो हमें लार्ज एनर्जी चाहिए टू ब्रेक दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4A, 5A, 6A एंड 7A के हाइड्राइड्स को कंपेयर करते हैं तो इस टेबल में देखिए हमारे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4A के, ग्रुप 5A के, ग्रुप 6A के और ग्रुप 7A के।
इनके हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट देखिए 4a में तो हम ये देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, बट इन 5a 6a एंड 7a में इनके जो फर्स्ट मेंबर हैं, फर्स्ट मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम है, उसके बाद है डाउन द ग्रुप वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स फर्स्ट मेंबर का जो है अनॉमलस बिहेवियर है। इसका रीज़न क्या है कि जो फर्स्ट मेंबर है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम फर्स्ट मेंबर देखते हैं 5a ग्रुप में वो अमोनिया है, अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन, इस अमोनिया में नाइट्रोजन है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब इट शोज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। अब उसका हम कंपैरिजन अगर हम pH3 के साथ करते हैं, अगर अमोनिया और हम इनका pH3 का कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसका रीज़न क्या है कि फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। और फर्दर जो है अगर हम फॉस्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन दी वन डबल फोर्सेस। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस से अगर हम आर्सेनिक की तरफ जा रहे हैं तो वन डबल फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, और इनका जो फर्स्ट मेंबर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए है, दिस इज़ ड्यू टू दी वन डबल फोर्सेस। ऐसे ही हम 6a में भी देख सकते हैं, 6a में जो फर्स्ट मेंबर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फर्दर जो है उसका हाइड्रोजन सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट कम है, दिस इज़ ड्यू टू सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और फर्दर जो डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू वन डबल फोर्सेस, इंक्रीज इन वन डबल फोर्सेस। ऐसे ही हम 7a के केस में, तो अगर हम 5a 6a एंड 7a में देखते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फर्दर जो नीचे जो हैं फिर उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन वन डबल फोर्सेस। तो यही हमारे पास एक्सप्लेनेशन है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4a 5a 6a एंड 7a। हमने क्या किया है कि इनके जो हाइड्राइड्स हैं 4a 5a 6a एंड 7a को अगर हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर मासेस, हमने क्या किया है इनके हाइड्राइड्स के हमने प्लॉट किया है, तो जो 4a है 4a में कि जैसे जैसे हम मास इंक्रीज कर रहे हैं तो मास इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू वन डबल फोर्सेस। बट अगर हम 5a 6a एंड 7a को देखते हैं तो जो फर्स्ट मेंबर है वाटर HF और अमोनिया, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है फर्स्ट मेंबर का, उसके बाद जो है वो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिर उसके बाद डिक्रीज आ रहा है, वाटर के बाद H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूसली H2S H2 टेलुरियम वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले हाई है फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ HF, इसमें सबसे HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू HCl, फिर उसके बाद HCl से मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही हमारे पास अमोनिया में है, मतलब वाटर HF और अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फर्दर जो इंक्रीज हो रहा है दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन वन डबल फोर्सेस। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है फिजिकल स्टेट ऑफ दी सॉलिड लिक्विड और गैसेस। हमें पता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है और H2S जो होती है वो गैस होती है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की है 2.1। इसका मतलब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मीन्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा हमारे पास H2S है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स में इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी। अगर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट पार्ट्स में एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास ये देखो HF के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है। तो HF जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ऐसे ही अल्कोहल है, ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट इज दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन एंड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जो एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनोल एक मॉलिक्यूल है और उसके OH एंड NO2 के बीच में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि जो डेंसिटी होती है आइस की वो लेस होती है देन दैट ऑफ वाटर, जिसके कारण जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। दूसरा है कि ये भी हम नोट करते हैं कि जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो फर्स्ट है आइस इज़ लाइटर देन वाटर। एक्सरे स्टडी शो करती है कि आइस में ऑक्सीजन एटम जो होती है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होती है 4 हाइड्रोजन एटम्स में से, जिसमें जो 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड, और उनका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम्स, मीन्स बहुत ही क्लोज होते हैं ऑक्सीजन के। दूसरा जो 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है 1.76 एंगस्ट्रॉम्स होता है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन एटम्स होती है वो कॉर्नर्स के ऊपर होती है ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन। इसका मतलब जो आइस का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 2 जो बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के वो लॉन्ग होते हैं देन द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब जो आइस में है वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, और इसलिए इनका जो वॉल्यूम है वो लार्ज हो जाता है और डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो लेस होती है देन वाटर ड्यू टू ओपन स्ट्रक्चर्स। दिस इज द ओपन केव स्ट्रक्चर्स ऑफ द वाटर आइस मॉलिक्यूल्स। देखो काफ़ी सारा वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब जैसे ही हम आइस को हीट करते हैं तो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और इसका जो ओपन केक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोज and the water molecules separated from the ice structure fill the vacant spaces in the open cake structure. अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक होकर ओपन केक स्ट्रक्चर्स को फिल करना शुरू कर देते हैं और आपका जो वॉल्यूम है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे और एक्सपेंशन हो जाएगी. ठीक है, और इसका मतलब जो वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है वंडरवल फोर्सेस. वंडरवल फोर्सेस जो थी वो डच साइंटिस्ट जेडी वंडरवल्स ने प्रपोज की थी. ये जो फोर्सेस होती हैं वीक फोर्सेस होती हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. मेनली ये 3 टाइप्स की हैं. एक है डाइपल फोर्सेस जिसे हम किज़ोम फोर्सेस भी कहते हैं. दूसरी है डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस एंड थर्ड है इंस्टेनियस डाइपोल या इंस्टेनियस इंड्यूस्ड फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. वी डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट इज दी डाइपल किज़म फोर्सेस. और ये जो फोर्सेस हैं ये फर्स्ट स्टडी की थी किज़ोम ने इन 1912 ने एंड अकरी ने मॉलिक्यूलर सॉलिड. मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं जैसे HCl है, अमोनिया है एंड वाटर है. जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उसमें सेपरेट सेंटर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के. तो वो द फोर्सेस अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल. द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा. ग्रेटर द डाइपल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास डाइपल फोर्सेस हैं. एक डाइपोल है, एक डाइपोल का जो पॉजिटिव एंड है दूसरे डाइपोल के नेगेटिव एंड के तरफ अट्रैक्ट होता है. तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं दैट इज ए डाइपोल फोर्सेस. दूसरी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और इसकी स्टडी की थी डिबे ने इन 1920 में. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास होती हैं किस में होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं. जैसे नोबल गैसेस हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल है. अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं जब किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल इनमें डाइपोल इंड्यूस कर देता है. अब जो इनमें जो डाइपोल इंड्यूस होता है उसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल. अब इन आपके पास जो द फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगी जो डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में उसे हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. नेक्स्ट है इंस्टेनियस डाइपोल, इंस्टेनियस इंड्यूस्ड फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये भी प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं सच एज नोबल गैसेस हैं एंड इनमें जो है किज़ोम फोर्सेस और डिबे फोर्सेस अराइज नहीं करती हैं. और बिकॉज दीज आर नॉन पोलर molecule the forces existing between dipole and induced dipoles are called dipole induced dipole forces. Sorry. हाँ जी, इंस्टेनियस डाइपोल या इंस्टेनियस इंड्यूस फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो आपका प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें किज़ोम फोर्सेस और डिबे फोर्सेस अराइज नहीं करती हैं बिकॉज दीज आर नॉन पोलर एंड देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स रिजिड. सम अदर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अकर इन दिस मॉलिक्यूल्स. अब हम ये देखते हैं ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें देखो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
बट ऐसा होता है कि स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। मीन्स स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेनियस डाइपोल। अब ये इंस्टेनियस डाइपोल क्या करेगा, दूसरे इंस्टेनियस डाइपोल के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो इसे कहते हैं इंस्टेनियस डाइपोल, इंस्टेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। तो origin of instantaneous forces when two noble gases atoms comes close to each other, each atom is uncharged because its electron cloud is symmetrically distributed around the nucleus. However, due to the motion of electron for a fraction of time, electron distribution is not symmetrical and small temporary dipole comes into existence and is known as instantaneous dipole. This dipole affects the electron distribution in the neighboring atom and induces dipole known as instantaneous induced dipole. The attractive force between instantaneous dipole and instantaneous induced dipole comes into existence. Then questions for the assignment. First question is, what is hydrogen bond? Discuss the two types of hydrogen bond with example. Second is, which one has higher boiling point? Number 1, orthonitrophenol. Second is paranitrophenol. Third, discuss the factors on which the van der Waals forces depend. Fourth, water has maximum density at 4 degrees centigrade. Thank you.